वेलकम टू एसबीएच एकेडमी। अपने एसएससी एग्जाम्स की लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे अकबर और उसके बाद के जितने मुगल शासक हुए उनके बारे में और कैसे उन्होंने भारत के इतिहास को प्रभावित किया। तो अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हुमायूं का जो पूरा काल है, शासन काल, वो बहुत सारे अप एंड डाउन से भरा पड़ा था। चाहे उसके खुद के भाइयों के साथ उसका विवाद हो राज्य को लेके, या फिर गुजरात के शासक अहमद शाह से, या उसके सबसे बड़े दुश्मन शेर शाह सूरी से उसका मुकाबला हो, जिसमें उसे हार जाना पड़ा। और हारने के बाद जो है उसे भारत को छोड़ के जाना पड़ा। कुछ समय तक वो अमरकोट में रहा और उसके बाद जो है वो ईरान चला गया, वहां के शासक के पास वो रहा। तो करीब 15 सालों तक, 1540 से 1555 तक हुमायूं को भारत से बाहर रहना पड़ा। फिर शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि कुछ समय तक गद्दी पे उसका बेटा इस्लाम शाह बैठा, लेकिन उसके बाद के जितने भी शासक हुए बहुत कमजोर हुए। तो इसमें जो है हुमायूं को एक मौका मिला कि वो वापस दिल्ली पे कब्जा कर सके। तो हम देखते हैं कि 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में सूर साम्राज्य को हरा के और फिर जो है हुमायूं वो गद्दी पे बैठा। लेकिन हुमायूं का जो ये राज्य है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। हम देखते हैं कि एक साल बाद ही 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु के समय हम देखते हैं कि उसके सबसे बड़े बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पे बैठाया गया। तो जलालुद्दीन मोहम्मद, जिसे हम अकबर के नाम से भी जानते हैं, इसका जन्म जो है वो अमरकोट के राणा के यहाँ हुआ था। क्योंकि जब हुमायूं भारत छोड़ के जा रहा था तो कुछ समय तक उसने अमरकोट में उनके राणा के यहाँ शरण ली थी। तो उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की पत्नी, उनसे अकबर का जन्म हुआ था। हम देखते हैं कि अकबर का जो जन्म है वहीं से उसके ऊपर राजपूतों का कुछ प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। तो हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर जो है वो पंजाब के इलाकों का गवर्नर था। तो जब हुमायूं की मृत्यु की खबर आई तो जो अकबर का संरक्षक हुआ करता था बैरम खान ने जो है वो अकबर का वहां पे राज्याभिषेक जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से करा दिया। तो हम देखते हैं कि इस समय हमें दो घटनाएं विशेष देखने को मिलती हैं। सबसे पहला कि बहुत कम उम्र में अकबर का गद्दी पे बैठना, और दूसरा हम ये देखते हैं कि हुमायूं की मृत्यु के बाद जो अफगान शासक इब्राहिम लोदी के वंशज थे, या उसके पहले के भी जो अफगान शासक थे, उन्होंने अपना एक समूह बनाया और उस सेना ने जो है दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो हम देखते हैं कि अ, जितने भी वंशज हुए शेर शाह सूरी के, तो उसमें एक का नाम आता है इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह ने जो है वो अपने एक सेनानी, जिनका नाम उस समय हेमू के नाम से जाना जाता है, उसे दिल्ली पे कब्जा करने के लिए भेजा। अगर हेमू की बात करें तो हेमू के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक जमाने में वो जो है सूर साम्राज्य में मंडियों के अधिकारी के रूप में काम करता था, व्यापार का उसे काफी अनुभव था। लेकिन साथ ही साथ वो जो है युद्ध कला में भी बहुत ज्यादा पारंगत था। तो आदिल शाह जो शासक थे, उनके लिए ऐसा माना जाता है कि हेमू ने कुल 22 युद्ध लड़े थे और उन 22 युद्धों में हेमू जो है वो अपराजित रहे थे। तो हुमायूं के मरने के बाद सूर साम्राज्य के पास ये एक मौका था कि वो दिल्ली और आगरा पे वापस कब्जा करके और फिर से अफगानों का शासन भारत में लागू कर दे। तो इसके लिए जो है कमान वो हेमू को सौंपी गई। हेमू ने जो है वो पहले आगरा पे कब्जा किया और उसके बाद जो है फाइनली दिल्ली पे कब्जा करके और हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम से वो गद्दी पे बैठे। तो ये हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले जो दूसरे इंसान थे वो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। तो चूंकि हुमायूं का वंशज अकबर और एक नया शासक हेमू, ये दोनों ही दिल्ली के तख्त पे बैठना चाहते थे, तो इनके बीच में युद्ध होना जो है वो अब टाला नहीं जा सकता था। तो इस तरीके से जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1565 में लड़ा गया। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये भी उसी मैदान पर लड़ा गया जहां पहले बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इस युद्ध के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में पहले जो पलड़ा था वो हेमू का ही भारी था। क्योंकि हेमू 22 युद्धों में से एक भी नहीं हारे थे, तो उनकी जो युद्ध पद्धति थी वो काफी ज्यादा कारगर थी। तो हम देखते हैं कि शुरू में मुगलों को बहुत बुरी तरीके से परास्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन किस्मत जो थी वो अकबर के पक्ष में थी। तो ऐसा इतिहास में हमें देखने को मिलता है कि कहीं से एक तीर जो है वो आके हेमू की आंख में लग गया और उस तीर के लगने की वजह से हेमू जो है वो मूर्छित होकर गिर गए।
तो अपने सेना नायक को मूर्छित होकर गिरता देख सेना जो है उसकी जो हिम्मत थी वो जवाब दे गई, और हम देखते हैं कि मुगलों को अब मौका मिल गया कि वो हेमू की सेना को पराजित कर सके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस्मत ने अकबर का बड़ा अच्छा साथ दिया, क्योंकि जो इंसान 22 युद्ध नहीं हारा था, 23वें युद्ध में भी वो तकरीबन जीत रहा था। एक चांस की वजह से जो तीर उसकी आंख में लग गया, उसकी वजह से हम देखते हैं कि हेमू मूर्छित हो गया। बाद में हेमू को पकड़ा गया, हेमू को गिरफ्तार किया गया और हेमू की हत्या कर दी गई, और फाइनली जो है वो अकबर को गद्दी पे बैठाया गया। तो हम देखते हैं कि अकबर के गद्दी पे बैठने के बाद मुगल शासन जो है वो फिर से दिल्ली में शासन शुरू हो गया, और काफी लंबे समय तक हम देखते हैं कि भारत का इतिहास जो है वो मुगलों के ही इतिहास से जुड़ा हुआ था। और उनमें भी अगर सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा महान अगर राजा की बात करें, मुगल राजाओं की अगर हम बात करते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का आता है। तो गद्दी पे बैठने के बाद सबसे बड़ा जो काम था अकबर के हाथ में, वो था कि अपने राज्य को सुदृढ़ करना। उसके लिए बहुत सारे राज्यों पे हमला करना, उनको अपने पक्ष में करना, और अगर पक्ष में ना भी हो तो भी उनके साथ संधि करना। ये जो काम है वो अकबर ने शुरू किया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिसपे अकबर ने सीधा हमला करके उनके अपने साथ मिला लिया। और राजपूतों का साथ पाने के लिए जो है उसने एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी का यूज किया। जिन राजपूतों से वो दोस्ती कर सकता था उनसे दोस्ती की, बहुत सारे राजपूत परिवारों से जो है वैवाहिक संबंध जोड़े गए, और जो राजपूत राजा जो है वो इस संबंध से खुश नहीं थे या जो अकबर से दोस्ती नहीं करना चाहते थे, बाद में उनके ऊपर हमला करके उन पे भी कब्जा कर लिया गया। तो इस तरीके से देखते हैं कि अकबर ने बहुत सोची समझे तरीके से पूरे उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो सबसे पहला जो हमला हुआ वो हुआ था मालवा में। मालवा पे उस समय जो है बाज बहादुर का शासन होता था। तो बाज बहादुर की एक कथा बहुत प्रचलित है, बाज बहादुर और रानी रूपमती की। तो ये इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मशहूर प्रेम कथाओं में से एक है। तो हम देखते हैं कि बाज बहादुर के ऊपर दो आक्रमण किए गए। पहले आक्रमण में जो है बाज बहादुर अपनी जान बचा के भाग गया और गुजरात के शासक के पास चला गया। दूसरी बार जब मुगल सेना वहां कमजोर पड़ी तो बाज बहादुर ने फिर से वहां पे हमला करके कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार भी बाज बहादुर को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार बाज बहादुर जो है वो अकबर के समक्ष प्रस्तुत हुआ। अकबर ने उसे माफ कर दिया और उसे जो है एक मनसब देके और अपने ही अधिकार क्षेत्र में रख दिया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मालवा पे जो है वो मुगलों का शासन स्टार्ट हो गया। अगला आता है गोंडवाना। मालवा के थोड़े दक्षिण के इलाके में हम देखते हैं कि गोंडवाना आता है। तो गोंडवाना पे उस समय जो है वो हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती जो है वो एक प्रशासक के रूप में काम कर रही थी, अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में। तो वहां पे जो है आसफ खान को भेजा गया युद्ध करने के लिए। काफी मेहनत से जो है, काफी मुश्किल से जो है गढ़कतंगा पे कब्जा किया गया। इसे गोंडवाना भी कहा जाता है। राज्य का नाम था गोंडवाना और राजधानी जी तो गढ़कतंगा थी। तो हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती ने बहुत ही दिलेरी से मुगल सेना का संघर्ष किया, लेकिन फाइनली उनको जो है हार का सामना करना पड़ा। तो युद्ध में वो बंदी ना बना ली जाए इसलिए उन्होंने खुद ही चाकू मार के अपनी प्राण दे दिए। और इस तरीके से जो गोंडवाना का साम्राज्य था वो अकबर के शासन में सम्मिलित हो गया। तो गोंडवाना पे कब्जा करने का एक ये फायदा हुआ कि गोंडवाना का जो इलाका था वहां पे हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते थे, जिनको युद्ध में ट्रेन करके और इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसका फायदा सीधा सीधा मुगल सेना को हुआ था। उसके बाद अगला आता है राजपुताना। वो राजपुताना पे कब्जा करने की बहुत सारी तकनीकें थी। जैसे सबसे पहला नाम आता है आमेर के राजा भारमल का। आमेर के राजा भारमल से जो है वैवाहिक संधि हुई थी, और उनके पुत्र मान सिंह और उनके पोते भगवान दास को हम देखते हैं कि मुगल सेना में बहुत बड़ा रुतबा मिला था। और ये जोधाबाई या जगत गोसाई या जिसे मरियम उस्मानी कहा जाता है, उनके विवाह की जो कथा है वो भी आमेर और राजपूत मुगल वंशों से ही मिलती जुलती है। तो बाकी जो राज्यों ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया या जो मुगल साम्राज्य के सामने उसके संघर्ष करने के लिए तैयार थे, उनमें पहला नाम आता है चित्तौड़ का, दूसरा आता है रणथंभौर का। तो चित्तौड़ को 1568 में हराया गया, और रणथंभौर पे जो हम देखते हैं कि उसके एक साल बाद 1569 में कब्जा किया गया। फिर आता है गुजरात विजय।
तो गुजरात विजय जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक थी, जैसा कि हम पूरे इतिहास में देख चुके हैं कि व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो वहां पे कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। तो अकबर की सेना ने गुजरात पे हमला किया 1572 में, और वहां पे इनकी विक्ट्री हो गई। उसके बाद जो है अकबर वहां से चला गया। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही अकबर की सेना वहां से दूर हटी, वहां पे एक विद्रोह शुरू हो गया, और मुगल साम्राज्य का जो वहां पे गवर्नर था उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया, और गुजरात एक बार फिर से स्वतंत्र हो गया। तो हम देखते हैं कि जब ये खबर अकबर के पास पहुंची, तो ऐसा माना जाता है कि जिस दूरी को तय करने में करीब 6 हफ्ते का दिन लगता है, वो दूरी अकबर ने 9 दिन में तय कर ली, और एक लाइटनिंग फास्ट रेड, मतलब बिजली की रफ्तार से एक जो है हमला गुजरात के ऊपर हुआ। गुजरात की सेनाएं जो है वो संभल नहीं पाई, और इस तरीके से गुजरात पे कब्जा फिर से कर लिया गया। अब फाइनली जो गुजरात का साम्राज्य था वो मुगल राज के अंदर विलय उसका कर लिया गया। तो गुजरात पे विजय जो है, उसी के उपलक्ष्य में ऐसा माना जाता है कि फतेहपुर नामक शहर बसाया गया था, जो कि आज के आगरा डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। तो चूंकि एक बड़ी विजय के बाद इसे बसाया गया था, तो विजय का जो नाम है दूसरी भाषा में फतेह मिलता है, तो इसीलिए इस नगर का नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया, जो कि करीब 15 सालों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में रही। और जब दूसरी गुजरात विजय अकबर ने हासिल की, तो वह उसके उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि बुलंद दरवाजा बनाया गया, जो कि वहां की मस्जिद का एक मुख्य द्वार है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा होने के साथ साथ ये ऐसा बना हुआ है जैसे कोई बड़ा सा गुंबद हो और उसे आधा काट दिया गया हो। यानी ये एक अलग तरीके की हमें स्थापत्य शैली जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद आता है बंगाल। बंगाल पे उस समय दाऊद का शासन हुआ करता था। दाऊद खान ने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो हम देखते हैं कि अकबर ने खुद से जो है इस युद्ध में जाने के लिए मोर्चा खुद संभाला, और पैदल घुड़सवार सेना के साथ साथ नावों की भी एक सेना जो है ये लेके गया रिवर के थ्रू, गंगा नदी के द्वारा। और फाइनली वहां पे ऐसा माना जाता है कि अकबर ने बंगाल को हरा के फिर बंगाल पे भी अपना आधिपत्य लगा दिया। अगला युद्ध हम देखते हैं वो आता है कश्मीर पे। कश्मीर पे 1586 में और सिंध में 1591 पे कब्जा कर लिया गया। तो हम देखते हैं कि कश्मीर और जो आज का पाकिस्तान में चला गया इलाका है पीओके का, बाल्टिस्तान वाला इलाका, और लद्दाख का इलाका जो है उस पे भी अकबर के समय में कब्जा कर लिया गया, जिन्हें उस समय तिब्बत खुर्द और तिब्बत बुजुर्ग के नाम से जाना जाता था। यानी भारत की जो सीमा है वो सेंट्रल एशिया की सीमा को उस समय तक टच करने लगी थी। दक्कन की बात करें तो दक्कन में बहमनी साम्राज्य के बाद जो 5 राज्य बने हुए थे, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर, इन पे भी कब्जा करने की जो प्रक्रिया है वो अकबर के समय में ही शुरू हो गई थी। तो बरार और अहमदनगर पे कब्जा करने की कोशिश की गई। बरार का पूरी तरीके से विलय हो गया। अहमदनगर जो था उस पे अकबर के शासन के समय कब्जा कर लिया गया था। चांद बीबी का संघर्ष हमें यहाँ देखने को मिलता है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है मुगलों का सामना किया, लेकिन फाइनली उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि अहमदनगर पे मुगलों का कब्जा हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अकबर की मृत्यु के समय आते तक अहमदनगर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो उसके बाद जो शासक हुए, चाहे जहांगीर हो चाहे शाहजहां हो, और फाइनली औरंगजेब के समय हम देखते हैं कि दक्कन के जो 5 राज्य थे उन पे पूरी तरीके से मुगलों का आधिपत्य हो गया। अकबर की अगर बात करें तो अकबर ने राजपूत राजाओं से संघर्ष करने के साथ साथ उनसे जो है संबंध बनाना भी उचित समझा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अकबर गद्दी पे 1565 में बैठा था, लेकिन 1600 का समय आते आते, खास करके 1595 के आसपास, हम देखते हैं कि पूरे उत्तर भारत और दक्षिण तक हम देखते हैं दक्कन का जो इलाका है वहां तक मुगल साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य की सीमाएं जो है वो ईरान तक जाया करती थी। चूंकि हम देखते हैं कि बाबर जो है वो काबुल का शासक हुआ करता था, तो काबुल, कांधार और सिंध, ये सारे इलाके भी मुगल साम्राज्य का शुरू से ही हिस्सा हुआ करते थे। उसके अलावा पंजाब, जो कि उस समय अकबर वहां का गवर्नर हुआ करता था जब उसे गद्दी पे बैठाया गया था। तो हम देखते हैं कि काबुल, कांधार से लेके और बंगाल तक, और उत्तर में गिलगिट बाल्टिस्तान से लेके और अहमदनगर की सीमा तक का जो विस्तार था वो अकबर के समय में ही हो चुका था। अकबर के समय के अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें मनसबदारी प्रथा देखने को मिलती है।
तो मनसबदारी प्रथा, उसके पहले हमें इक्ता प्रथा देखने को मिलती है। तो इक्ता प्रथा जो है वो सल्तनत काल में जो है वो लागू की गई थी। ये पद्धति जो है मुस्लिम अपने मूल जो निवासी जहाँ के थे वहां से लेके आए थे। तो इसमें क्या किया जाता था, एक इलाका जो है वो किसी मिलिट्री जनरल के अंडर कर दिया जाता था। उस इलाके से होने वाली आय का एक हिस्सा उस जनरल को दिया जाता था। उसके अलावा बाकी जो राशि है वो केंद्र सरकार के पास या सुल्तान के पास भेज दी जाती थी। इसके बदले में जो तनख्वाह उसे मिलती थी, उससे उसे एक आर्मी जो है उसको मेंटेन करना पड़ता था। सैनिकों की चाहे उससे सैलरी देनी हो या उनके लिए सामान खरीदने हो, घोड़े हाथी खरीदने हो, और उस पूरे इलाके में जो है वो कर वसूलना। उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सारी चीजें उस इलाके के मिलिट्री अधिकारी, जिसे मुफ्ती या वली भी कहा जाता था, उसके पास ये सारे अधिकार होते थे और उसी का ये दायित्व होता था। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे यही जो है, ये जितने इक्ता हुआ करते थे यही सूबे बने बाद में। तो मुगलों के काल में हम देखते हैं कि अकबर के समय तक 12 बड़े सूबे हुआ करते थे। लेकिन इन सूबों का प्रशासन भी जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया था, जिसे मनसबदारी प्रथा के अंदर हम देखते हैं। तो मनसबदारी प्रथा के अंदर हम देखते हैं कि 3 कैटेगरी थी, 0 से 500, 500 से 2500 और 2500 से 5000 का। तो अब क्या है, मनसबदारी को 2 पार्ट में तोड़ा गया था, जात और सवार। जात यानी किसी भी मिलिट्री ऑफिसर के पास कितना ज्यादा रैंक है उसकी जात से पता चलता था, जो कि 0 से शुरू होकर 5000 तक जाती थी। सवार जो है, उस ऑफिसर को अपने पास कितने घोड़े और कितने सैनिक रखने हैं वो उसके सवार से पता चलता था। तो हम देखते हैं कि जो इक्ता प्रणाली शुरू हुई थी, उसी का एक वर्जन ये हमें मनसबदारी में देखने को मिलता है, जहाँ किसी भी एक नोबल को या किसी भी मिलिट्री रूलर को या अधिकारी को एक इलाका दिया जाता था, जहाँ से टैक्स कलेक्ट करना, अपना हिस्सा रख के बादशाह के पास उसका हिस्सा भेज देना, सेना को मेंटेन करना। जब बादशाह को सेना की जरूरत हो किसी भी अभियान में, तो अपनी सेना को वहां भेजना, ये सारा काम जो है वो मनसबदार करता था। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं, क्योंकि जिस इलाके से वो टैक्स कलेक्ट करता था, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उसका प्रभाव हुआ करता था। तो मनसबदारों को जो है वो कैश सैलरी ना देके बल्कि जागीर दी जाती थी, और कुछ छोटे मनसबदार ऐसे थे जिन्हें कैश या नकदी भी दी जाती थी। तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता था। सबसे छोटे वालों को, 0 से 500 वालों को मनसबदार कहा जाता था। 500 से 2500 वालों को अमीर कहा जाता था, और 2500 से 5000 वाले तक को अमीर उम्दा के नाम से जाना जाता था। तो एक अमीर या एक अमीर उम्दा अपने अंडर भी कुछ मनसबदारों को रख सकता था, यानी इसके बहुत सारी अलग अलग श्रेणियां भी हुआ करती थी। तो मुगल प्रशासन के समय हम देखते हैं कि जब तक मनसबदारी प्रथा बहुत अच्छे से काम करती रही, तब तक मुगल साम्राज्य भी बहुत अच्छे से काम करता रहा। लेकिन हम देखते हैं कि औरंगजेब का समय आते आते ये जो जागीरें इन मनसबदारों को दी जाती थी, उससे होने वाली आय जो है वो उतनी पर्याप्त नहीं थी जिससे इन मनसबदारों का काम चल सके। उसके अलावा उनको दी जाने वाली भूमि की भी जो हम देखते हैं मात्रा वो कम होने लगी। कई बार ऐसा होता था कि किसी मनसबदार को वादा कर दिया जाता था कि उसे यहाँ की जागीर दी जाएगी, लेकिन उसे वो नहीं दी जाती थी। तो इस प्रथा का जो मनसबदारी सिस्टम है, उसका पतन हम देखते हैं कि एक कारण बना बाद में मुगल साम्राज्य के पतन का। इसका फायदा क्या हुआ? क्रिएटेड अ लॉयलिस्ट सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। तो चूंकि जो भी अधिकारी हुआ करते थे उस समय में, उनमें हम देखते हैं कि काजी को छोड़ के बाकी जितने भी अधिकारी हैं, उनको आपको युद्ध में लेके जाना पड़ता था। चाहे वो मंत्री हो, चाहे सलाहकार हो, चाहे दीवान हो, सबको सेना का नेतृत्व करना पड़ता था कभी ना कभी। तो सबके पास एक सेना की आवश्यकता होती थी। तो सबको ही कोई ना कोई जात दी जाती थी जो उनका रैंक बताती थी। तो उसके हिसाब से उन्हें कुछ ना कुछ सवार रखने पड़ते थे। तो चूंकि इनके पास एक मिलिट्री हुआ करती थी जिसे ये मेंटेन करते थे, और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बादशाह खुद कंट्रोल करता था। तो इस तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्रिएट हुई थी। लेकिन बहुत ज्यादा मनसबदार होने से यही व्यवस्था जो है चरमराई, और बाद में हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी।
अकबर के रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो बात आता है सुलह कुल का, यानी पीस विथ ऑल, सारे धर्म सारे संप्रदायों के बीच में समन्वय हो, ये अकबर की नीति थी। उसके अलावा इबादत खाना जो कि फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था, जहां अलग अलग धर्म के जो है ज्ञानियों को, पंडितों को, उसके अलावा हम देखते हैं कि चूंकि पुर्तगाली इस समय तक आ गए थे, तो क्रिश्चियंस को वहां पे बुलाया गया, जैन धर्म के ज्ञानियों को, बौद्ध धर्म के ज्ञानियों को, इस्लाम के जानकारों को, हिंदुओं को वहां पे बुलाया जाता था, उनके बीच में चर्चा की जाती थी। वो चर्चा जो है अकबर सुनता था। तो इबादत खाने में चर्चा जो है वो भी एक मुख्य हम देखते हैं बिंदु है अकबर के शासनकाल का। उसके अलावा अकबर ने फिर क्या किया, इन सारे धर्मों को मिला के एक नया धर्म मिला बनाया, जिसे दीन इलाही के नाम से जाना जाता था। लेकिन ऐसा इसमें माना जाता है कि ये अकबर की ही एक दिमागी उपज थी, जिसके द्वारा वो एक नया धर्म चला के, और उसका सबसे बड़ा जो पंडित या जो सबसे बड़ा पुरोहित होता है वो खुद बनना चाहते थे। तो ये सिस्टम हम देखते हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। ज्यादातर लोगों ने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया। जिन राजाओं ने इन्हें स्वीकार किया उनमें सबसे बड़ा नाम आता है राजा बीरबल का। उसके अलावा हम देखते हैं कि सलीम ने कुछ समय तक इस प्रथा को चलाया था, लेकिन बाद में ये प्रथा जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गई। उसके अलावा हम देखते हैं हमारी आमारी, मतलब जिसको ना मारा जाए, यानी जानवरों की हत्या पे भी कुछ समय तक रोक लगा दिया गया था। उसके अलावा देखते हैं कि राजपूतों से जो है बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी, और बहुत सारे हिंदू राजा थे, उनसे इनकी मित्रता बहुत अच्छी थी। तो हिंदुओं को भी बहुत बड़े बड़े पद जो है वो इनके साम्राज्य में, इनके शासनकाल में दिए जाते थे। उसके अलावा जजिया हटाना है, जजिया जो है हिंदुओं के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था। जक़ात जिसे हम पिलग्रिम टैक्स कहते हैं, यानी किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा करने के लिए वहां जाने के पहले लोगों को कर देना पड़ता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो हम देखते हैं कि इस प्रथा को भी अकबर ने बंद कराया था। अब बात करते हैं लैंड रिवेन्यू की। लैंड रिवेन्यू पे जो सबसे बड़ा हमें काम देखने को मिलता है वो राजा टोडरमल ने किया था। टोडरमल जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे कुछ समय के लिए अकबर के। टोडरमल इसके पहले शेरशाह सूरी के यहाँ काम करते थे, तो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने जो है कई अलग अलग पद्धतियों को ट्राई किया और फाइनली हम देखते हैं कि 10 साला सिस्टम लगाया। तो सबसे पहला सिस्टम हम देखते हैं कि जाब्ती प्रथा। जाब्ती में जो है भूमि की नाप होती थी, और नाप के हिसाब से ही टैक्स कितना होगा ये तय किया जाता था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 10 साला सिस्टम बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। 10 साला मतलब 10 साल के लिए। तो इसमें क्या किया जाता था, जाति में जो रिकॉर्ड कलेक्ट होते थे उन रिकॉर्ड का 10 साल का हिसाब निकाला जाता था। अलग अलग इलाकों में भूमि की उर्वरक के हिसाब से कहाँ पे कितना अनाज हो सकता है, इसका एक एस्टिमेट लगाया जाता था, और फिर उसका जो है एवरेज निकाल के और किस किसान को कितना कर देना है ये डिसाइड होता था। जो कि उपज का हम देखते हैं कि मुख्यतः 1/3 भाग होता था। यानी ये सिस्टम जो था वो अलग अलग इलाकों में भूमि की उर्वरता, वहां सिंचाई की व्यवस्था, और उस जगह का जो है खेती का इतिहास कैसा रहा है 10 साल का, उपज कैसी होती है, कितनी आसानी से होती है या कि मुश्किलें आती हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ये 10 साला सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो इनमें जो सबसे मुख्य अधिकारी हुआ करता था वो था पटवारी। पटवारी जो विलेज अकाउंटेंट होता था, ये सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था कि किस किसान के पास कितनी जमीन है, कितनी उपज उपज होती है, कितना वो टैक्स देता आया है, कितना उसे देना चाहिए, कितना उसे दे दिया है। ये सारे रिकॉर्ड जो है वो पटवारी के पास हुआ करते थे। आर्ट और लिटरेचर की बात करें तो फतेहपुर सीकरी नगर का बसाना, उसके अलावा बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, सलीम चिश्ती का यह बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था अकबर, तो सलीम चिश्ती का मकबरा, इसी मकबरे का जो द्वार है उसे हम बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आगरा का किला बनवाना, लाहौर में किले बनवाना, इलाहाबाद का किला, ये सब भी जो है ये अकबर के समय की कुछ मुख्य इमारतें या स्थापत्य कला का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। पेंटिंग की बात करें तो तस्वीर खाना, या जिसे पेंटिंग कारखाना भी कहा जाता है, उसकी स्थापना भी जो है वो अकबर ने की थी, जिसका एक नाम हमें हमजा नामा के नाम से देखने को मिलता है, जो कि अकबर के काल में लिखी गई थी, जिसमें पेंटिंग्स भी इंक्लूड की गई थी उस मैन्युस्क्रिप्ट में, जिन्हें हम मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि इस्लाम में जो है पेंटिंग्स बनाना, मूर्ति बनाना मना है, लेकिन इस प्रथा का उल्लंघन करते हुए बहुत सारे राजा
बहुत सारे बादशाह और सुल्तान हमें दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हुमायूं फारस में था, तो वो वहां से 2 चित्रकारों को अपने साथ ले आया था और उसने जो है वो कारखाना जो है वो शुरू किया था, जो हम देखते हैं कि यहाँ पे पेंटिंग्स बनना शुरू हुई थी। तो बाद में इस प्रथा को अकबर ने बहुत ज्यादा बढ़ाया। तो उस जमाने में जो पुस्तकें लिखी जाती थी, तो वहां पे युद्ध के, शिकार के या बादशाह के किसी से मित्रता के या अपना समय व्यतीत करते हुए छोटे छोटे चित्र जो है वो बनाए जाते थे, जिन्हें मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। उसका भी जो डेवलपमेंट है, ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है अकबर के समय में। उसके अलावा अगर बुक्स की बात करें, तो अबुल फजल जो इसके कोर्ट पोएट हुआ करते थे, उन्होंने अकबरनामा लिखा, जो आईनी अकबरी का एक हिस्सा हुआ करता है। उनके बड़े भाई फैजी, फैजी ने जो है बहुत सारी कविताएं लिखी थी। बदायूनी का नाम आता है। बदायूनी जो थे, वो एक मुस्लिम स्कॉलर थे और अकबर की हर नीति का वो विरोध किया करते थे। अकबर को वो गैर इस्लामी माना करते थे, उनकी सारी नीतियों का विरोध करते थे। तो बहुत ही डिटेल में उन्होंने उन नीतियों के बारे में और उनके विरोध के पक्ष में लिखा हुआ है। तो एक बहुत अच्छी संख्या में जो है हमें जानकारियां जो है इस किताब से मिलती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, हिस्ट्री राइटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे भी अकबर के समय में स्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें बहुत सारी पुस्तकों का है। हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन संस्कृत से या लोकल भाषाओं से वो जो है फारसी भाषा में किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है महाभारत का, जिसका रज्मनामा के नाम से ट्रांसलेशन किया गया। म्यूजिक की बात करें, तो म्यूजिक के क्षेत्र में तानसेन का नाम बहुत आता है। तो तानसेन जो है, इनका नाम रामतनु हुआ करता था। इन्हें हम देखते हैं कि ये रीवा के महाराज के यहाँ उनके दरबारी गायक हुआ करते थे। बाद में इनकी ख्याति जो है अकबर के पास पहुंची, तो अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया, वहां पे अपना दरबारी गायक बनाया। और हम देखते हैं कि उसके बाद भी तानसेन जी ने बहुत सारे नए नए रागों की रचना की। ध्रुपद गायक शैली के ये बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। तो अकबर के जो नवरत्न हुआ करते थे, उनमें एक नाम इनका भी आता है। अकबर के नवरत्नों की बात करें, तो अबुल फजल जो इनके इतिहासकार थे, फैजी जो इनके मुख्य कवि थे। अबुल फजल और फैजी जो है वो भाई हुआ करते थे। उसके अलावा तानसेन का नाम, फिर राजा बीरबल, राजा तोडरमल, राजा मान सिंह जो आमेर के राजकुमार थे, अब्दुल रहीम खान खाना जो कि बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान की मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता है कि अकबर ने जो है उनकी विधवा से शादी कर ली और उनके पुत्र को जो है वो अपना लिया, गोद ले लिया। उन्हीं पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि रहीम दास के नाम से हिंदी में बहुत सारी रचनाएं करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मुल्ला दो प्याजा और उनके हकीम हुकाम का नाम हमें नवरत्नों में देखने को मिलता है। तो अकबर की मृत्यु जो है फाइनली 1605 में डिजेंट्री की वजह से हो गई और आगरा में सिकंदरा नामक जगह पे अकबर को दफना दिया गया। तो अकबर की मृत्यु के बाद हम देखते हैं, अकबर की मृत्यु के समय उनके जितने पुत्र हुआ करते थे, उनमें से ज्यादातर की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि अकबर के जो सबसे पसंदीदा पुत्र थे, उनका नाम था मुराद और उनके बाद दनियाल। तो मुराद की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, दनियाल की भी मृत्यु हो चुकी थी। और अकबर के शासन काल में ही हम देखते हैं कि उनके पुत्र सलीम ने 2 बार विद्रोह किया। सलीम को जो है माफ किया गया, लेकिन सलीम को जो है बाद में अकबर ने अपने से दूर रखा था, क्योंकि सलीम जो है वो शराब पीने के बहुत ज्यादा आदी हो चुके थे। उसके अलावा बहुत उद्दंड हुआ करते थे। तो अकबर कभी नहीं ये चाहते थे कि सलीम गद्दी पे बैठे। लेकिन बदकिस्मती से अकबर के मृत्यु का समय आते आते सलीम ही जो थे, वो एक ऐसे इनके पुत्र थे जो कि राज करने लायक थे। तो हम देखते हैं कि बाद में सलीम का जहांगीर नाम से गद्दी पे ये बैठे। ही रिबेल्ट अगेंस्ट द अकबर बट पार्डन। 2 बार ऐसा हुआ कि इनको जो है अकबर ने माफ किया। और अब देखते हैं कि अपने शासनकाल में इन्होंने कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किए। एक सबसे बड़ा जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, वो था कि राजपूताना पूरी तरीके से इनके कब्जे में आ गया। क्योंकि राजपूताना में जो सबसे बड़े इनके विरोधी हुआ करते थे, महाराणा प्रताप, जिनसे 1576 में अकबर का युद्ध जो है हल्दी घाटी में हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप जो है वो जख्मी हुए थे, लेकिन उनके सलाहकारों ने उन्हें युद्ध भूमि को छोड़ के हटने के लिए कहा, ताकि उस युद्ध को जारी रखा जा सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक महाराणा प्रताप मुगलों से संघर्ष करते रहे। गुरिल्ला पद्धति, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग शिवाजी ने किया था,
उसका उपयोग करके जो है इन्होंने अपने साम्राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से को जो है वो स्वतंत्र करा लिया था। तो अकबर के शासन काल में हम देखते हैं कि पूरे राजपूताना पे जो है वो मुगलों का कंट्रोल नहीं हो सका। खास करके मेवाड़ के शासक हमेशा इनका विरोध करते रहे, चाहे वो राणा प्रताप रहे हो, चाहे उनके पुत्र अमर सिंह रहे हो। तो हम देखते हैं कि जहांगीर ने बाद में अमर सिंह से संधि कर ली और इस तरीके से पूरा जो राजपूताना है वो मुगलों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। तो उस समय एक खास बात देखी जाती है जहांगीर के काल में, जंजीरे अदल यानी चेन ऑफ जस्टिस, जिसे यमुना नदी के पार लगाया गया था एक पिलर पे, जिससे एक घंटी जो है वो सम्राट के या बादशाह के घर में उनके जो जनान खाना था वहां तक लगी हुई थी जहां वो रहते थे। तो उस चैन को खींच के जो है उस घंटी को बजाया जा सकता था और इससे बादशाह को जानकारी मिलती थी कि कोई मदद मांगने आया है, कोई न्याय मांगने आया हुआ है। और उस इंसान की सुनवाई जो है वो बादशाह खुद किया करते थे और जिस हिसाब से उसे जस्टिस दिया जा सकता था वो देते थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि जहांगीर के शासन काल में सबसे बड़ा नाम आता है नूरजहां का। नूरजहां का असली नाम था मेहरुनिसा, जिसके पति की मृत्यु के बाद जहांगीर ने उससे शादी कर ली और नूरजहां की उपाधि दी। तो चूंकि बहुत लंबे समय तक जहांगीर जो है वो शराब का सेवन करते रहे, तो इसकी वजह से उनकी सेहत जो है बहुत खराब हो गई। बहुत लंबे समय तक वो बैठ के दरबार नहीं चला पाते थे। तो इसलिए दरबार चलाने का काम जो है वो नूरजहां ने अपने कंधों पे लिया और इसीलिए उन्हें बादशाह बेगम के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे सिक्कों में हम देखते हैं कि जहांगीर के साथ साथ नूरजहां की आकृति भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन नूरजहां के काल की जो सबसे खास चीज है वो ये था कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को पूरे साम्राज्य में बिठा रखा था, कुछ मुख्य पद उन्होंने दिए थे। तो इसकी वजह से शाहजहां जो है उसने विद्रोह किया। शाहजहां के विद्रोह को जो है महावत खान ने दबाया, लेकिन महावत खान की भी बेइज्जती जो है मुगल साम्राज्य में हुई। तो ऐसा माना जाता है कि सिंध की तरफ जाते हुए जहांगीर को महाबत खान ने कैद कर लिया, नूरजहां भी उसके कैद में आ गई। लेकिन हम देखते हैं कि नूरजहां ने अपनी टैक्टिक्स को यूज किया, दिमाग अपना लगाया और धीरे धीरे सारे महाबत खान के सैनिकों को अपने साइड में शामिल कर लिया और इस तरीके से सलीम जो है वो आजाद हो गए। लेकिन इसके बाद बहुत लंबे समय तक वो जो है जिंदा नहीं रह पाए और फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां जो है वो गद्दी पे बैठा और शाहजहां ने जो है एक तरीके से नूरजहां को देश निकाला दे दिया और कुछ समय तक जो है वो पेंशन पे जीती रही। फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि जहांगीर जो था उसके समय की खास बात थी पेंटिंग। पेंटिंग का सबसे बड़ा जो है ये ज्ञाता माना जाता था और जो चित्रखाना या जो कारखाना बना था अकबर के समय में, उसका सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो जहांगीर के समय में हुआ। उसके अलावा हम देखते हैं कि इस समय में सबसे ज्यादा जो निर्माण हुआ था वो बगीचों का हुआ था, चाहे शालीमार बाग हो, चाहे ऐसे ही कुछ जो चार बाग शैली में बनते हैं, उसका भी विस्तार जहांगीर के समय में हुआ। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो शहजादा खुर्रम शाहजहां का जो है विद्रोह हुआ था, उसके पहले शहजादा खुसरो का विद्रोह हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि अर्जुन देव ने जो है, जो सिखों के गुरु होते थे, उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था खुसरो को कुछ समय तक। तो सिखों के गुरु अर्जुन देव की हत्या भी जो है वो जहांगीर ने करा दी। तो मुगलों और सिखों का संघर्ष हमें इसी काल में देखने को मिलता है। एक और खास बात जो है वो है सर थॉमस रो का भारत आना और मुगलों और अंग्रेजों का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। फाइनली हम देखते हैं कि 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और इसे जो है शहादरा बाग लाहौर में दफनाया गया। तो इसके बाद का काल जो है वो शाहजहां और औरंगजेब से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।